राजकीय कन्या महाविद्यालय करौली के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत। आज हम के व्याख्यान में बीए द्वितीय वर्ष के फर्स्ट पेपर प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं के अंतर्गत अमेरिकी संविधान के बारे में बात कर रहे हैं। और अमेरिकी संविधान में एक बड़ा महत्वपूर्ण पद है राष्ट्रपति का पद, जो कि अमेरिका की संघीय कार्यपालिका में शामिल है। अमेरिकी संविधान दुनिया का प्रथम लिखित संविधान है और साथ ही अमेरिका में शासन प्रणाली के तौर पर अध्यक्षात्मक व्यवस्था को स्वीकार किया गया है। अमेरिकी संविधान में संघात्मक शासन प्रणाली को स्वीकार किया गया, जिसके अंतर्गत अमेरिका में संघ सरकार एवं राज्यों की सरकारों का अपना पृथक पृथक संविधान है और अमेरिकी संघ की कार्यपालिका राज्य की कार्यपालिका से अपना पृथक अस्तित्व रखती है। तो आज के वीडियो में हम अमेरिकी संघीय कार्यपालिका के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अमेरिका में संघीय कार्यपालिका का निर्माण राष्ट्रपति, उसका मंत्रिमंडल तथा उपराष्ट्रपति से मिलकर के होता है। अमेरिका में राष्ट्रपति का पद संघीय कार्यपालिका में बड़ा ही महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली और निर्णायक पद है। अमेरिका में राष्ट्रपति का पद जो है सर्वोच्च कार्यपालक के रूप में हमें दिखाई देता है। व्यवहारिक तौर पर हम देखें तो दुनिया के देशों में, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली वाले देशों में सबसे शक्तिशाली राष्ट्रीय अध्यक्ष, शासन अध्यक्ष के तौर पर हमें अमेरिकी राष्ट्रपति दिखाई देता है। तो इसकी स्थिति क्या है, इसका निर्वाचन किस प्रकार होता है, इसके पास कौन कौन सी शक्तियां हैं, ये टॉपिक आज हम अपने इस व्याख्यान में डिस्कस करने जा रहे हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति का पद को समझने से पहले हम देखें कि अमेरिका में शासन प्रणाली के तौर पर अध्यक्षात्मक व्यवस्था को स्वीकार किया गया है। अध्यक्षात्मक प्रणाली को अमेरिका में दुनिया में पहली बार स्वीकार किया गया और इस अध्यक्षात्मक प्रणाली के अंतर्गत समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित मानी जाती हैं। इसके बारे में अमेरिकी संविधान का अनुच्छेद 2 जो कि घोषणा करता है कि अमेरिका में सर्वोच्च कार्यपालक अमेरिका का राष्ट्रपति होगा। अमेरिकी संविधान राष्ट्रपति को महत्वपूर्ण स्थिति इस आधार पर भी प्रदान करता है कि अमेरिकी कार्यपालिका एक निर्मित एवं विकसित कार्यपालिका है। यहाँ निर्मित कार्यपालिका से हमारा तात्पर्य है कि अमेरिका में दुनिया का पहला लिखित संविधान है, तो इसके अंतर्गत लिखित रूप में कार्यपालिका शक्तियों का निर्माण उल्लेख किया गया है और समय के साथ साथ इस पद का विकास भी हुआ है। आज अमेरिका का राष्ट्रपति राष्ट्रीय नेता है, वह अपने दल का नेतृत्व भी करता है और विधायी क्षेत्र में भी उसका काफी महत्वपूर्ण प्रभाव है। तो इस प्रकार अमेरिकी राष्ट्रपति निर्मित एवं विकसित कार्यपालिका का एक उदाहरण है। अमेरिकी राष्ट्रपति एकल कार्यपालिका का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हमें देखने को मिलता है, अर्थात सभी कार्यकारी शक्तियां जो हैं और उन शक्तियों के प्रति उत्तरदायित्व भी जो है वह अमेरिकी राष्ट्रपति में देखने को मिलता है। जबकि स्विट्जरलैंड जैसे देश में हमें बहुल कार्यपालिका देखने को मिलती है, उसके विपरीत अमेरिकी कार्यपालिका एकल कार्यपालिका के रूप में हमें दिखाई देती है। अमेरिका में संविधान निर्माताओं द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष तौर पर निर्धारित किया गया था, परंतु आज हम देखते हैं कि राजनीतिक दलों के विकास एवं संचार के साधनों के विकास के परिणाम स्वरूप अमेरिकी राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से प्रत्यक्ष रूप में हमें निर्वाचित होता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा अमेरिकी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका व्यवस्थापिका से पूरी तरह पृथक होती है, अर्थात राष्ट्रपति कांग्रेस की कार्रवाई में भाग नहीं लेता, कांग्रेस को समय से पहले भंग नहीं कर सकता। इसके साथ ही कांग्रेस भी राष्ट्रपति को समय से पहले अपने पद से स्थानांतरित नहीं हटा सकती और ऐसा होने के बावजूद भी अमेरिकी राष्ट्रपति का विधायी क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण स्थान है और वह कांग्रेस की कानून निर्माण की प्रक्रिया को कई बार प्रभावित करता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ ही
सर्वोच्च कार्यपालक होने के बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति के पास कार्यपालिका शक्तियों के अलावा भी कई अन्य शक्तियां हैं। जैसे वह न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, वह विधायी क्षेत्र में भी वीटो पावर का प्रयोग करता है, कानून निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करता है और दंड प्राप्त व्यक्तियों को समाधान करता है। तो इस प्रकार हम देखें कि अमेरिका का राष्ट्रपति जो है वह राष्ट्रीय नेता होने के साथ साथ एकमात्र कार्यपालिका का अध्यक्ष भी है। संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति के साथ साथ हमें मंत्रिमंडल भी दिखाई देता है, परंतु अमेरिकी संविधान में मंत्रिमंडल का कहीं भी उल्लेख संविधान निर्माताओं द्वारा नहीं किया गया, अर्थात यह पूर्णतः एक विकसित संस्था है। संविधान के अनुसार कांग्रेस प्रशासन के विभाग बनाती है और प्रत्येक विभाग के अध्यक्ष के तौर पर सीनेट की सहमति से राष्ट्रपति द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति इन संविधान के अनुसार राष्ट्रपति इन मंत्रियों से लिखित सहमति प्राप्त करता है और राष्ट्रपति इन मंत्रिमंडल के मंत्रियों को अपनी इच्छा से नियुक्त करता है और कभी भी इन्हें अपने पद से हटा सकता है, अर्थात मंत्रिमंडल के सदस्य राष्ट्रपति की आदेश की पालना के लिए बाध्य हैं। मंत्रिमंडल के सदस्यों की व्यवस्थापिका अर्थात कांग्रेस से पूरी तरह पृथकता होती है, न तो वो कांग्रेस के सदस्य होते हैं और न ही कांग्रेस की कार्रवाइयों में भाग लेते हैं। तो इस प्रकार मंत्रिमंडल नामक संस्था अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ हमें संघीय कार्यपालिका में देखने को मिलती है और अपना एक विशिष्ट स्वरूप लिए हुए है। अमेरिका में संघीय कार्यपालिका में उपराष्ट्रपति का पद भी शामिल है। उपराष्ट्रपति अमेरिका में अमेरिकी कांग्रेस के उच्च सदन सीनेट के पदेन अध्यक्ष के तौर पर काम करता है। साथ ही राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में या उसकी मृत्यु या त्यागपत्र की स्थिति में राष्ट्रपति के तौर पर उपराष्ट्रपति भी काम करता है। तो इस प्रकार हम देखें कि अमेरिका की संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल और उपराष्ट्रपति हैं। आधुनिक विश्व में दुनिया के सभी लोकतांत्रिक शासन प्रणालियों में अमेरिकी राष्ट्रपति को सर्वाधिक शक्तिशाली कार्यपालिका अध्यक्ष के तौर पर देखा जाता है। सर्वाधिक शक्तिशाली कार्यपालिका अध्यक्ष के लिए किस प्रकार की निर्वाचन प्रणाली, इस पद का संगठन किस प्रकार किया गया है, इन बातों को जानना बेहद जरूरी हो जाता है। अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 2 के उप अनुच्छेद 1 के अनुसार संघीय कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित मानी गई हैं। इसके अलावा हम देखें कि राष्ट्रपति पद का जो संगठन क्या है, तो राष्ट्रपति पद के लिए संविधान द्वारा कुछ योग्यताएं निर्धारित की गई हैं और उन योग्यताओं में प्रमुख तौर पर यह है कि राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने वाले व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि वह अमेरिका का जन्मजात नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है एवं 14 वर्षों से लगातार अमेरिका में निवास कर चुका हो। इसके अतिरिक्त वह सजा याफ्ता ना हो, अर्थात किसी न्यायालय द्वारा उसे कोई सजा नहीं दी गई हो और वह दिवालिया मानसिक रूप से विक्षिप्त ना हो, आदि योग्यताएं राष्ट्रपति पद के लिए संविधान द्वारा तय की गई हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। निर्वाचक मंडल इलेक्टोरल कॉलेजियम के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। इस निर्वाचक मंडल में कुल 538 सदस्य होते हैं। 538 सदस्यों से मिलकर के अमेरिकी राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल बनता है। यह 538 की जो संख्या है, यह संख्या हमने अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या, अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदन, प्रतिनिधि सभा के 435 सदस्य और सीनेट के कुल 100 सदस्य, तो ये संख्या हमने इन दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या से ली है और इसमें साथ ही 3 सदस्य हमने अमेरिका की जो संघीय राजधानी है वो है वॉशिंगटन डीसी, जो कि किसी राज्य का हिस्सा नहीं है अपितु संघ का यहाँ नियंत्रण है। तो इसको भी अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए 3 सदस्य इस वॉशिंगटन डीसी से अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किए जाते हैं।
तो इन 538 सदस्यों से मिलकर के अमेरिकी राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल बनता है। जनता निर्वाचक मंडल का चुनाव करती है और फिर इस निर्वाचक मंडल द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति को कुछ उन्मुक्तियां एवं विशेषाधिकार भी प्राप्त हैं। जैसे हम देखें, अमेरिकी राष्ट्रपति को कांग्रेस द्वारा वार्षिक 2 लाख रुपए का वेतन बजट पारित किया जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति को निवास के लिए औपचारिक जो व्हाइट हाउस, उसको आवास सुविधा उपलब्ध व्हाइट हाउस में उपलब्ध रहती है। इसके अलावा हम देखें, अमेरिकी राष्ट्रपति अमेरिका का प्रथम नागरिक भी है। साथ ही राष्ट्रपति पद पर रहते हुए अमेरिका के किसी भी न्यायालय में उसके विरुद्ध कोई अभियोग या उसे गवाही के लिए न्यायालय में नहीं बुलाया जा सकता। कांग्रेस महाभियोग के समय राष्ट्रपति को गवाही के लिए बुला सकती है, सामान्यतः न्यायालय में राष्ट्रपति को नहीं बुलाया जा सकता। अब हम एक बड़े महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर चर्चा करें कि अमेरिकी राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली क्या है। व्हाट इज द इलेक्शन प्रोसीजर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। तो मैंने आपको बताया कि अमेरिकी जनता द्वारा सबसे पहले किसका चुनाव होता है, निर्वाचक मंडल का चुनाव होता है। और यह निर्वाचक मंडल जो है वो कितने सदस्यों से मिलकर बनता है, 538 सदस्य। और ये संपूर्ण संयुक्त राज्य अमेरिका से, संपूर्ण यूएसए जो है उस यूएसए से 538 सदस्य जनता द्वारा। अब संपूर्ण संयुक्त राज्य अमेरिका में 50 राज्य हैं और इन 50 राज्यों से सूची प्रणाली के आधार पर, ये आपको ध्यान रखने की बात जो है वो ये है, ये 50 सदस्य जो हैं वो कौन सी प्रणाली के आधार पर, 50 राज्यों से 538 सदस्य किस प्रणाली के तहत, सूची प्रणाली के तहत निर्वाचित होते हैं। तो सूची प्रणाली में होता क्या है, यहाँ आपको समझने की जरूरत है कि अमेरिका में 2 पॉलिटिकल पार्टी हैं, रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी। दोनों ही पार्टियां प्रत्येक राज्य के लिए निर्धारित निर्वाचक मंडल के सदस्यों की जो सूची है वो जारी करती हैं। और अमेरिकी जनता, उस राज्य की जनता जब वोट देती है तो वह किसी व्यक्ति विशेष को वोट ना दे करके उस सूची को वोट देती है। मतगणना के समय ये देखा जाता है कि किस राजनीतिक दल ने कुल मतों का बहुमत प्राप्त किया है। जिस राजनीतिक दल ने जिस राज्य में कुल मतों का बहुमत प्राप्त किया है, उस राज्य की सारी सीटें उस राजनीतिक दल को क्या हो जाती हैं, प्राप्त हो जाती हैं। तो एक राज्य से एक ही बहुमत प्राप्त दल होता है तो सारी की सारी सीटें उसी राजनीतिक दल को प्राप्त हो जाती हैं। इसके अलावा हम देखें कि इस निर्वाचन प्रणाली को और अगर हम विस्तृत रूप से बात करें तो इस निर्वाचक प्रणाली में आज हम काफी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। और ये बदलाव इस रूप में भी है कि दुनिया भर के सभी राजनीतिज्ञों, विदेश नीति निर्माताओं या दुनिया भर की मीडिया या अमेरिका में प्रत्येक नागरिक राष्ट्रपति के चुनाव से अपने आप को जुड़ा हुआ पाता है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति का पद जो है दुनिया में काफी प्रभावशाली पद माना जाता है। तो इसकी चुनाव प्रणाली के बारे में हमें जानना जरूरी है। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष होता है, अर्थात प्रत्येक लीप ईयर में अमेरिकी राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। जिस वर्ष 366 दिन होते हैं साल में, उस वर्ष राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रारंभ होता है। और चुनावी वर्ष अर्थात अंतिम वर्ष में यह चुनाव की प्रक्रिया जो है वो जुलाई अगस्त माह में शुरू हो जाती है। और यह प्रक्रिया शुरू होती है, सबसे पहले राजनीतिक दलों द्वारा अपने अपने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों का मनोनयन किया जाता है। दोनों पॉलिटिकल पार्टी जो हैं और भी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपना राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी मनोनीत करती हैं। इस काम को बड़े ही लोकतांत्रिक तरीके से किया जाता है कि राज्यों में पार्टी के संगठन हैं, उनके सम्मेलन होते हैं, कार्यकर्ता भाग लेते हैं। केंद्रीय स्तर पर पार्टी के सम्मेलन होते हैं, वहां लंबी बहस होती है, लंबे वाद विवाद होते हैं। उम्मीदवार प्रमुख नेता जो होते हैं वो उम्मीदवारों के बारे में जोड़ तोड़ करते हैं। और कई बार तो ये सम्मेलन बड़े गहमा गहमी, तनाव और उत्तेजना के वातावरण में होते हैं। और लगभग 2-2.5 हजार सदस्य एक साथ इन सम्मेलनों में भाग लेते हैं। और अंत में निर्वाचन के माध्यम से प्रत्येक दल अपने उम्मीदवार को तय करता है। एक बार उम्मीदवार तय हो जाने के पश्चात हम देखें कि उस पार्टी की एक राष्ट्रीय समिति बनाई जाती है। और यह राष्ट्रीय समिति जो है उस अपने प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव कार्य को बड़े संगठित रूप में करती है। प्रचार के लिए पोस्टर, सभा, समाचार पत्र, रेडियो, सोशल मीडिया, टेलीविजन आदि का सहारा लिया जाता है। प्रचार पर बहुत अत्यधिक खर्च भी किया जाता है। हालांकि कानूनी सीमा जो है वह कुल व्यय सीमा चुनाव में एक प्रत्याशी के लिए $30 लाख है, परंतु व्यवहारिक तौर पर इससे कई गुना ज्यादा
खर्च अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्वाचन में किया जाता है। तो इस प्रकार सबसे पहले दोनों पॉलिटिकल पार्टी जो हैं अपने सम्मेलनों के माध्यम से अपने अपने प्रत्याशियों का मनोनयन करती हैं। दूसरा महत्वपूर्ण चरण है जनता द्वारा निर्वाचक मंडल का चुनाव। यह काम नवंबर माह के पहले मंगलवार को या कांग्रेस द्वारा निर्धारित निश्चित तिथि को प्रत्येक राज्य में 50 राज्य हैं, तो 50 राज्य जैसे कैलिफोर्निया है, लॉस एंजल्स है या न्यूयॉर्क स्टेट है, तो इन सभी स्टेट्स में प्रत्येक राज्य में निर्वाचक मंडल का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। प्रत्येक राज्य के लिए क्षेत्रफल के आधार पर सीटों का आवंटन किया गया है। जिन राज्यों का क्षेत्रफल ज्यादा है उनको ज्यादा सीटें प्राप्त हैं। तो नवंबर माह के पहले मंगलवार को निर्वाचक मंडल के अब इस निर्वाचक मंडल की जो भूमिका है वह निर्वाचक मंडल की भूमिका बड़ी सीमित है, अर्थात यह जनता द्वारा प्राप्त मैसेज को राष्ट्रपति के जब चुनाव होते हैं तो वह इस मैसेज को आगे फॉरवर्ड कर देता है और इसकी भूमिका यहां तक सीमित होती है। तत्पश्चात यह निर्वाचक मंडल भंग हो जाता है। तो प्रत्येक राज्य में निर्वाचक मंडल के सदस्य चुने जाते हैं। फिर दिसंबर माह के दूसरे बुधवार को या कांग्रेस द्वारा निर्धारित तिथि के दिन प्रत्येक राज्य की राजधानी में निर्वाचक मंडल के सदस्य निर्वाचक मंडल किसका चुनाव करता है? राष्ट्रपति का चुनाव करता है। अब यहां ये बात हमें समझने की है कि जिस निर्वाचक मंडल में जो सदस्य जिस पॉलिटिकल पार्टी से चुनकर के आए हैं वह अपना मत अपनी पॉलिटिकल पार्टी के उम्मीदवार को देते हैं और इस बात के लिए वो इसका शपथ भी ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार हम निर्वाचक मंडल के चुनाव परिणाम के समय ही यह अनुमान लग जाता है कि किस पार्टी के राष्ट्रपति की जीत होने वाली है। और इस निर्वाचक मंडल में जिस राष्ट्रपति प्रत्याशी को साधारण बहुमत प्राप्त हो जाता है वह राष्ट्रपति अर्थात 538 में से 270 सीटें जिस राष्ट्रपति के उम्मीदवार के पक्ष में आ जाती हैं वह राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित घोषित हो जाता है। इसके पश्चात एक अगला चरण जो है वो है मतगणना। मतगणना सीनेट के अस्थायी अध्यक्ष के देखरेख में की जाती है कांग्रेस, और मतगणना करते समय जिसको बहुमत प्राप्त होता है उसे राष्ट्रपति पद के तौर पर विजयी घोषित कर दिया जाता है और सीनेट के अध्यक्ष द्वारा परिणाम की घोषणा की जाती है। अगर किसी प्रकार समान मत की स्थिति आ जाए अर्थात किसी एक प्रत्याशी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो पाए तो ऐसी स्थिति में प्रथम 3 उम्मीदवारों के बीच अमेरिका की जो प्रतिनिधि सभा है वह दोबारा चुनाव कराती है। उनमें 3 में से किसी एक को राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित घोषित करती है, अर्थात प्रतिनिधि सभा यह निर्णय करती है कि किस उम्मीदवार को राष्ट्रपति बनाया जाए। कौन सी स्थिति में? जब किन्हीं 2 प्रत्याशियों को समान मत की स्थिति पैदा हो जाए। प्रत्येक 6 जनवरी को सीनेट का अस्थायी अध्यक्ष की मतगणना करता है और चुनाव परिणाम की घोषणा करता है और विजयी राष्ट्रपति पद पर उम्मीदवार जो व्यक्ति है वह 20 जनवरी को अपने पद की शपथ ग्रहण करता है। तो इस प्रकार राष्ट्रपति की एक चरणबद्ध चुनाव प्रक्रिया है और बड़े शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से अमेरिका में चुनाव प्रक्रिया संपन्न होती है। अमेरिका का प्रत्येक नागरिक इस चुनाव प्रक्रिया में अपने आप को जुड़ा हुआ पाता है। लंबी चुनाव प्रचार बहसें, और जब हम देख रहे हैं कि अमेरिका में आज चुनाव प्रचार में बड़े बड़े आधुनिक तकनीकी साधनों, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या जनसंचार के साधनों का प्रयोग किया जाता है, तो यह चुनाव एक बड़ा ही आकर्षक चुनाव प्रतीत होता है। इसके अलावा हम बात करें कि अमेरिकी राष्ट्रपति, जब हम कह रहे हैं कि आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में सर्वाधिक शक्तिशाली पद जो हमें दिखाई देता है वह राष्ट्रपति का पद दिखाई देता है, तो हमें जिज्ञासा होती है कि इस राष्ट्रपति पद के पास कौन कौन सी शक्तियां हैं, कौन से अधिकार हैं एवं इसके स्रोत क्या है। तो इन्हें समझने के लिए हमें देखना होगा कि अमेरिकी संविधान में राष्ट्रपति पद को क्या शक्तियां प्रदान की गई हैं। तो देखिए, अमेरिका का संविधान दुनिया का पहला लिखित संविधान है और संविधान निर्माता नहीं चाहते थे कि राष्ट्रपति का पद बड़ा शक्तिशाली बने, परंतु संविधान के अनुच्छेद 2 ने कार्यपाल का शक्तियां राष्ट्रपति को सौंपी हैं। इसी के साथ कानून को लागू करने की, कार्यपालिका के क्षेत्र में नियुक्ति प्रदान करने की, सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति और आधुनिक काल में व्यवस्थापिका के विधायी कार्य को प्रभावित करने की क्षमता राष्ट्रपति के पास होने के कारण हम देखें कि संविधान भी राष्ट्रपति को एक प्रभावशाली स्थिति प्रदान करता है।
दूसरा पहलू यह है, दूसरा तथ्य यह है कि कांग्रेस के अधिनियमों के माध्यम से भी राष्ट्रपति को काफी शक्ति एवं अधिकार प्राप्त होते हैं। हम देखें कि अमेरिका के राष्ट्रीय संकटों के समय, जब क्या है वो आर्थिक मंदी हो या द्वितीय विश्व युद्ध हो या शीत युद्ध का दौर हो, अंतर्राष्ट्रीय संकटों में अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा अमेरिकी राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए कांग्रेस से जिस प्रकार के कानून की मांग की गई, अमेरिकी कांग्रेस ने राष्ट्रपति के लिए उसी प्रकार के कानूनों को पारित किया। तो इस प्रकार यहाँ राष्ट्रपति के शक्ति या अधिकार प्रभाव क्षेत्र में हमें पर्याप्त वृद्धि कांग्रेस के अधिनियमों से देखने को मिलती है। इसके अलावा न्यायालय के जो निर्णय हैं, अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय संविधान की व्याख्या करता है, वह मूल धाराओं के आधार पर यह देखता है कि राष्ट्रपति की शक्ति एवं अधिकार जो प्रयोग किया जा रहा है वह सही है, और इसी आधार पर वह राष्ट्रपति के जो नियुक्ति संबंधी अधिकार हैं या राष्ट्रपति को नियुक्ति करने के साथ साथ जो हटाने का अधिकार भी है नियुक्त किए गए व्यक्तियों को, उसने भी अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने इसको स्वीकार किया है। तो इस आधार पर हम देख रहे हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं वह संविधान, कांग्रेस के अधिनियम और न्यायालयों के निर्णयों पर आधारित है। तो अमेरिका में राष्ट्रपति का पद जो है, इस प्रकार इसका संगठन, इसके चुनाव और इसके शक्ति और अधिकार के स्रोत को हम समझ सकते हैं। धन्यवाद।